विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैसूर में आयोजित T20 शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि G20 के अध्यक्षता के उद्देश्य दुनिया को भारत के लिए और भारत को दुनिया के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा, आप 2023 में जो भारत देख रहे हैं वह 2014 के मुकाबले बहुत अलग भारत है। हमारा प्रयास वास्तव में G20 का उपयोग करके दुनिया को भारत के लिए और भारत को दुनिया के लिए तैयार करना है। India than what it was in 2014. Our effort is really to use the G20 to make the world ready for India and India ready for the world. One would be really to highlight the importance of getting the G20 right, because the value of the G20 in today's international relations is really huge. The gridlock today in the UN Security Council and the UN system actually makes the G20 even more important than it would be otherwise. UN Security Council finds itself in a way polarized and unable to come to a consensus on many issues. I think this is an occasion at this point of time. We are about a month away, a little more than a month away from the summit. If I were to pick perhaps 4 points which I think are important at this moment. One would be really to highlight the importance of getting the G20 right, because the value of the G20 in today's international भारी और लगातार बारिश के बाद मत्स्य विभाग के तालाबों में पानी भर जाने के बाद स्थानीय लोगों ने बौद्ध क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर मछलियां पकड़ी। उड़ीसा में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है। घटना के बारे में बात करते हुए जिला मत्स्य अधिकारी लिप्सा पटनायक ने कहा, भारी बारिश के कारण करीब 2 टन मछलियां बह गई। करीब 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। Due to heavy rainfall, all the tanks are overflowed and near about 150 lakhs of spawn and 2 tons of brooder fish has been washed out. So approximately 9 lakh of loss is given to the government. But on the other hand, the local people get benefited because it is shown that people are catching fish in freely on the national highway from those fish which were escaped out from the government fish farm. कर्नाटक के कलाबुरागी सिटी कॉर्पोरेशन ने शहर में बढ़ते डेंगू के मामले से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर फंगिंग अभियान शुरू किया है। नगर निगम आयुक्त भुवनेश पटेल ने ANI से बात करते हुए कहा, पिछले 2 हफ्तों से शहर में बहुत भारी बारिश और जल जमाव देख गया है। हमने पहले से ही सघन फंगिंग अभियान शुरू कर दिया है, खासकर निचले और झुग्गी झोपड़ी इलाकों में। हम में स्वास्थ्य विभाग के भी संपर्क हो और हमने अपने अधिकारियों को लार्व सर्वेक्षण करने के लिए परिरक्षित किया है। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि वो 2 या 2 से अधिक के लिए पानी जमा न करें। Last 2 weeks, Kalaburagi city has seen very heavy rainfall. So a lot of waterlogging issues and water-related issues came up. So Gulbarga corporation is ready to deal with all these issues, mainly related to the dengue cases that may arise due to waterlogging in various areas, especially in the low-lying areas and slum areas. So for that, we have already started intensive fogging drive in those areas. Along with that, to identify the larvae, we have been in touch with the मानसून के कहर के बीच शिमला में पर्यटन उद्योग के भारी झटका लग रहा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन के बाद पर्यटकों की आमद प्रभावित हुई है। पर्यटन पुनरुद्धार की उम्मीदें बहुत अधिक थी, लेकिन इस आपदा ने राज्य की राजधानी में व्यवसायों के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन के डर से पर्यटकों ने अपनी यात्राएं रोक दी है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये जो कल रात को ये जो सारा स्लाइड हो गया, तो इससे डेफिनेटली बहुत नुकसान होगा जो हमारी उम्मीद थी, क्योंकि शिमला मैंने जो है वो सबसे सेफेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ कोई फ्लड की उम्मीद नहीं होती, यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड इतने लंबे चौड़े नहीं होते, छोटा मोटा कोई छुटपुट होते रहते हैं, तो हर वर्ष होते हैं, उसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। कोई 10 मिनट के लिए रास्ता बंद हो गया, 1 घंटे के लिए हो गया, मैक्सिमम 2-4 घंटे के लिए हो गया।
मगर अनफॉर्चुनेटली जो ये कल अब लैंडस्लाइड हुआ है, ये समझते हैं कि ये तो बहुत ज़रा जो है एक धक्का लगा है इंडस्ट्री को, क्योंकि इसमें अब हम भी क्या कह सकते हैं कि कैसे टूरिस्ट आएगा, किधर से आएगा। अलबत्ता उन्होंने एक अल्टरनेटिव रोड बोला, मगर अल्टरनेटिव रोड पे भी मुसीबत तो वही है। केरल विधानसभा अध्यक्ष एएन शमशीर ने बुधवार को स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और भगवान गणेश पर उनकी हालिया टिप्पणी पर चल रहा विवाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। यहां विधानसभा परिसर के मीडिया कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि एर्नाकुलम के एक स्कूल में अपने हालिया भाषण के दौरान उन्होंने एक संविधान पद की क्षमता में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने का आग्रह किया था और यह कहते हुए पटलवार किया था कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है उनके धर्मनिरपेक्ष साख और सवाल उठाना। നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യമാണത്. ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സ്പീക്കർ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കൂടി ഭാഗമാണ്, CPIഎമ്മിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിനപ്പുറത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞാനായി പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ഇതൊന്നും. ഈ പരാമർശം ഒരു മതവിശ്വാസിയെയും ഹർട്ട് ചെയ്യാനല്ല. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റ്സിന് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. എല്ലാ റിലീജിയസ് ബിലീഫിനെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൗരനാണ് ഞാൻ. ഒരു മതവിശ്വാസിയെയും വ്രണപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 25 पाकिस्तान हॉकी टीम के सहायक कोच मोहम्मद सैकलन ने भारत के खिलाफ खेलने पर खुशी व्यक्त की। एएनआई से बात करते हुए मोहम्मद सैकलन ने कहा कि भारत के खिलाफ खेलना गर्व की बात है। भारत में भीड़ हमेशा अद्भुत होती है। हम टेक ऑफ के लिए 100% तैयार है। हम भारत में रहकर हमेशा खुश रहते हैं। यहाँ के लोगों का दिल बहुत अच्छा है, हमारा दिल भी अच्छा है। जब दिल करीब होंगे तो निश्चित रूप से अधिक प्यार होगा। उन्होंने कहा भारत के खिलाफ खेलने में हमें हमेशा गर्व महसूस होता है। दुनिया की शीर्ष रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ खेलना आसान नहीं है। भारत दुनिया में शानदार हॉकी खेल रहा है। महिला पक्ष और पुरुष पक्ष में धीरे धीरे वे बड़े हो रहे हैं। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह हमारे लिए एक सामान्य खेल है क्योंकि वे भी टूर्नामेंट में एक टीम है और हम भी। वे खेलों को लेकर उत्साहित है। वे खेल में अपना सब कुछ झोंक देना चाहते हैं, इसलिए वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मैं जो लास्ट टाइम जब आया था 2006-07 में, तो आई वॉज द कैप्टन दैट टाइम। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चेन्नई जो है अभी बड़ा साफ सुथरा हो गया और काफ़ी जो है वो तरक्की भी कर गया। ये इस चीज़ को ज़्यादा खुशी हो रही देख के। और डेफिनेटली हम यहाँ पे आगे काफ़ी एक्साइटेड है। हमारी न्यू टीम है और पहली दफ़ा कई लोग होंगे यहाँ पे इंडिया में आगे खेलने के लिए, तो उनको ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा उनके लिए। तो डेफिनेटली इनको एंजॉय करना चाहिए इस एक्सपीरियंस को। How hard will be the practice session you have already done, and how do you feel it, whether the grounds and things? Yeah, you know, the crowd in India, you know, always marvelous. So ये huge crowd होता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस सेशन भी हमारे काफ़ी अच्छे हुए हैं यहाँ पे। तो we are prepared for 100% prepared for the take off. You are happy being here, sir? Yeah, of course happy. Our neighbor country, we are always happy to hear। लोग जितना प्यार करते हैं यहाँ पे मिलते हैं, जितनी मोहब्बत से मिलते हैं, बहुत बड़े दिल हैं यहाँ के लोगों के। हमारे भी दिल बड़े हैं। जब करीब दिल होंगे तो डेफिनेटली जो है वो और ज़्यादा मोहब्बत प्यार होगा। तो और ज़्यादा करीब होना चाहिए। दोनों टीमों को क्रिकेट भी खेलनी चाहिए, हॉकी भी दोनों टीमों को खेलनी चाहिए। दोनों देशों को अगर खेलते हैं तो दोनों देशों को फ़ायदा है। पूरी दुनिया में जो है वो उनका नाम रोशन होगा, क्योंकि जो आपको। हरियाणा में हुई झड़पों पर बात करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह की घटना में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि घटना को अंजाम देने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। नूह घटना में सोशल मीडिया में अहम भूमिका निभाई है, इसलिए मैंने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। समिति 21 जुलाई से 31 जुलाई तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रोकने का स्कैन करेगी। अगर किसी ने कुछ भी भड़काऊ पोस्ट किया तो उनके खिलाफ कानून में मुताबिक कार्रवाई जाएंगे। अनिल विज ने कहा 31 जुलाई को नूह में सांप्रदायिक झड़पें हुई, जब जिले से गुजर रहे एक धार्मिक जुलूस पर हमला हुआ, जिसमें 2 होम गार्ड के मरे गए और लगभग 20 पुलिस कर्मियों सहित दर्जनों को लोग हिंसा की चपेट में आ गए। हिंसा के बाद नूह, फरीदाबाद, पलवाल और गुरुग्राम से सटे जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सोशल मीडिया ने क्योंकि इस नूह वाले हादसे में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है,
तो उसके लिए भी मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और उसके आगे तक हर सोशल मीडिया को स्कैन करेगी, हर फेसबुक को, ट्विटर को और व्हाट्सएप को स्कैन करेगी। अगर कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, भाजपा के पूर्व गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दिया गया अपमानजनक और बिल्कुल गंदा बयान शालीनता की सभी सीमाएं पार कर गया है। वह कह रहे हैं कि खड़गे साहब को देखने से लगता है कि उनकी चमड़ी जल गई है। यह न केवल देश के प्रत्येक वरिष्ठ और सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित अनुभवी व्यक्ति का अपमान है, बल्कि यह इस देश के गरीबों का, इस देश के प्रत्येक SC, ST, OBC और उपसंकल्प का, किसानों और खेत मजदूरों का भी अपमान है। इस मुद्दे को हम न केवल लोगों की अदालत में ले जाएंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी और राजनीतिक तरीकों का उपयोग करेंगे कि JP नड्डा, नरेंद्र मोदी और आरगा ज्ञानेंद्र जैसे उनके साथी अपने कुकर्मों और इस देश के गरीबों का अपमान करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। Derogatory, the absolutely filthy and dirty statement made by former Home Minister of BJP, Arag Janindra, today on the Congress President Shri Mallikarjun Kharge has crossed all limits of decency. He is saying that Kharge Saab's skin is burnt. I want to tell Shri Narendra Modi, Shri JP Nadda, as also Mr. Arag Janindra and his ilk. Yes, Kharge Saab's skin is burnt by sheer toiling for the poor of this country, by toiling and working for the downtrodden sections of this country and Karnataka, by serving SC, ST, OBC, minority, youth, women, farmers. You are mocking the hard work and public life and dedication of the senior most leader in India in public life with 60 years of experience in public life. That's who Shri Mallikarjun Kharge is. These kind of derogatory, filthy, dirty and despicable statements are being made at the instance of, and I level an allegation with responsibility, at the instance of Shri Narendra Modi and Shri JP Nadda, for they cannot digest the manner and fashion in which nationally Shri Mallikarjun Kharge is leading the Congress party from the front. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने धलाई जिले से विभिन्न विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में उन्होंने राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई अन्य विकास कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। विकास कार्यक्रमों में कुछ स्कूल, कैफेटेरिया, अंबासा PHC के 10 स्टाफ क्वार्टर्स और बेघरों के लिए आश्रय घर शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया और कार्यक्रमों और उनके लाभों के बारे में बात की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए उड़ीसा के पश्चिमी जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा की भविष्यवाणी की। IMD के वैज्ञानिक HR बिस्वार का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान बारिश जारी रहेगा। पश्चिम उड़ीसा के जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय जिलों में मध्यम वर्षा होगी। सुंदरगढ़, संबलपुर समेत कई जिलों में बारिश से बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। हाँ, डीप डिप्रेशन अभी हमारा वेस्ट बंगाल में है, बांकुरा का पास। इसका अभी इसका प्रभाव में पिछले 24 घंटा में हमारा हैवी टू वेरी हैवी, फ्यू प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी भी आइसोलेटेड वे में हुआ है। लगभग हमारा मोर देन 20 स्टेशंस में एक्सट्रीमली हैवी मीन्स 20 सेंटीमीटर और मोर रेनफॉल हुआ है। अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में भी रेनफॉल कंटिन्यू करेगा। आज मीन्स नेक्स्ट 24 मीन्स आज मेनली हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल ज़्यादा होने का चांसेस है, इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स, और कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। कल से रेनफॉल एक्टिविटी फिर कम हो जाएगा। अभी हमारा रेड वार्निंग्स कल ऑलरेडी कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है, तो नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा रेड वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग ये है। और मेनली नेक्स्ट 24 आवर्स में ज़्यादा रेनफॉल का चांसेस सुंदरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा